अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्शन की आमद है। इलेक्शन यानी क्या है? वोटिंग आपने करनी है 8 तारीख को, और जितना भी इलेक्टोरल प्रोसेस है ये उस उस चेन की तवील एक चेन है, उसका महज एक हिस्सा है। और इसकी बुनियाद पे मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, हर तरफ से मुख्तलिफ किस्म के आप दावे सुन रहे हैं। 6 फरवरी के अखबारात अगर हम देख लें तो कितने अफसोस की बात है, पहले ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सफ़ा अव्वल पे लिख दिया गया है। तो इस तरह कौम को किस तरह गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि नताइज से भी आगाह किया जा रहा है। और इसी सूरत हाल को हमारे दोस्त आपके हरदिल अजीज़ और मकबूल जान साहब ने कहा कि इस वक्त दरअसल एक हक व बातिल की जंग है, सच और शर के दरमियान एक मार्का होने जा रहा है। जो हुआ है अ, अभी इलेक्शन से पहले, उसको भुला के आप पहुंचे अपना वोट डालने के लिए ज़रूर। तो इसीलिए हमने दावत दी औरिया भाई को। अस्सलाम वालेकुम औरिया भाई। जी वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, अल्लाह ताला का शुक्र। और माशाल्लाह आपको देखा, इतने अरसे बाद खुशी हुई। हाँ जी जी, हमेशा बड़ी खुशी होती है आपसे जी बात करके। और अगरचे तबीयत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद होता है कि इंसान समझता है जो हालात है उसमें कुछ जी। कंट्रीब्यूट करें, कुछ ख्यालात का इजहार करें। तो ये बताइए, आपके बड़े ज़ोरदार वीलॉग्स और इंटरव्यूज़ चलते रहे हैं हालिया दिनों में, तो आपने जो मैंने रेफरेंस भी दिया कि हक और बातिल की जंग का समा है इस वक्त, तो क्यों आप ये कहने पे मजबूर हुए? देखिए, मैं वैसे तो ज़ाहिर तौर पे एक मजहबी आदमी हूँ, लेकिन खैर और शर जो हैं ये यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। ये हर मजहब के अंदर कायम हैं, एक जालिम और एक मजलूम की जो सूरत हाल है। अगर कोई शख्स ये समझता है गुज़श्ता 20 साल की जिसने होश में गुजारे हैं कि खैर जो है वो मजलूम कौन है और जालिम कौन है, तो और वो अगर नहीं समझता, तो मैं समझता हूँ कि या तो अंधा है या उसको मालूम नहीं है। यानी अमेरिका बुनियादी तौर पर गुज़श्ता कम से कम 20 साल मुसलमानों के लिए, उससे पहले तो वो बाकी मुल्कों के लिए था। वियतनाम में वो खैर करने नहीं गया था, लैटिन अमेरिका में वो खैर करने नहीं गया था। लाखों लोगों का उसकी आस्तीन पर खून है। हमारे यहाँ उसने एक ऐसी कैफियत पैदा की है कि जिसमें बुनियादी तौर पर अगर हम पाकिस्तान को एक घर तस्वर करें, तो उसके घर के जो मोहल्ले का हुंडा है, उसने ये कहा है कि तुम्हारा वालिद जो है ये मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देता, और मैं आना चाहता हूं, और मैं तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहता हूं, तुम अपना वालिद बदल दो। साइफर केस यही है। और हम कहते हैं ओहो, उस हुंडे की इज्जत को तुमने पामाल किया है। और इस वक्त जो साइफर केस बुनियादी तौर पर हमने एक आलमी गुंडे की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाया है, और कोई केस नहीं है। कहीं भी आप 72 रिजीम चेंज एक्सपीरियंसेस हैं, उसके तजर्बात हैं अमेरिका के सीआईए के। कहीं भी सीआईए बजाते खुद खुलकर केस में एक अदालत के सामने ये मौकफ कभी नहीं आया कि इसने हमें कहा था कि तुम इस हमारे खिलाफ खड़ा हुआ था, इसके साथ। कहीं भी छुपे हुए होते थे, कोवर्ट एक्सपेक्ट होता था उनका एक्सपीरियंस। ये ओवर्ट है। और जब चीजें ओवर्ट हो जाएं, तो मेरा अल्लाह भी कहता है खड़े हो जाओ मुकाबले के अंदर, इंसानियत भी यही कहती है कि मुकाबले के अंदर खड़े हो जाओ, और एक आम घर के अंदर रहने वाला भी कहता है कि भाई ये। तो मैंने इसीलिए इसको कहा था ये मार्का खैर शर है। और इस मार्का खैर शर में जो लोग अमेरिका की मासूमियत और अमेरिका की इज्जत और अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर खड़े हो गए हुए हैं, उनके मुकाबले में आज अगर आप वोट नहीं देते, तो आप बुनियादी तौर पर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, कर लेंगे इस वैल्यू को, इस कदर को, इस अकदार को, इस कैफियत को। एक मोहल्ले का एक गुंडा किसी वक्त भी चाहे कि आपके घर से कोई लड़की उठा के ले जाए, और जो भाई उसके खिलाफ खड़ा हो, आप उसी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दें और वो चलाते रहे। तो ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है। हर बंदा जो मुसलमान है, जो कि ईसाई है, जो कि हिंदू है, जो कि पारसी है, उसकी किताबों के अंदर भी मार्का खैर शर की यही डेफिनेशन है कि किसी भी मजलूम आदमी के ऊपर जब कोई हुंडा जो है अपनी धौंस जमाता है, तो फिर मजलूम के साथ देना जो है ये फर्ज हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, बड़ी एक दिलचस्प बात सलमान अकरम राजा साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कही।
वो कहा कि असगर खान केस में चूंकि वो वकील थे और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया तो कहने लगे कि मेरे दाएं बाएं 2 जर्नैल खड़े थे और अगरचे फैसला उनके खिलाफ आया था, लेकिन उन जर्नैल ने कहा कि मुझे अगर दोबारा मौका मिला तो मैं फिर भी 100% वही करूंगा जो मैंने पहले किया था। यानी उनके बकौल मुल्क को बचाने के लिए सियासतदानों में, पार्टियों में पैसे बांट के और जिन लोगों को ये सिक्योरिटी थ्रेट समझ रहे थे उस वक्त, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उसके खिलाफ उन्होंने हर किस्म का महाज खड़ा किया और अदालत में खड़े होके उन्होंने कहा कि मौका मिला तो दोबारा करूंगा। तो आप समझते हैं कि ये जहनियत, माइंडसेट ऐसा है जो कि 1954 से चला आ रहा है और अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, ये प्रावधा जो है ये 1949 में आया था, आपको पता है, ये सियासतदानों के खिलाफ। आज का जो नैप पड़े ना, तो वो आज का नैप उसके सामने बिल्कुल ऐसे लगता है जब सॉफ्ट सा कानून है। उस जमाने में उन्होंने वो यानी लाए थे कि सियासतदान जो है इनकी करप्शन, और करप्शन को दूर करने के लिए एक वजह क्या थी कि उन लोगों को उन्होंने अपने जेरे साया लाना था। उस वक्त डिफेक्शन हो रही थी मशरकी पाकिस्तान में, खास तौर पे कृषक सामित पार्टी बन रही थी, जुगतू फ्रंट बन रहा था। 54 तक तो चीजें बड़ी खुल के सामने आ गई थी। आपको अंदाजा, आपने तो तारीख पढ़ी हुई है कि 54 के अंदर मशरकी पाकिस्तान के इलेक्शन जो थे वो मुस्लिम लीग हार गई थी। उनकी जो पार्टी थी अबुल कासिम फजल हक ने जो बनाया था जुगतू फ्रंट, उसके जीत गई थी और उसने वो वजीर आला बन गए थे वहां पर, और उसमें शेख मुजीबुर रहमान ने हलफ उठाया था उसके अंदर। आपको पता है कि वाशिंगटन पोस्ट से एक आदमी उनका इंटरव्यू करने जाता है और आगे उनको इंटरव्यू करके वो इंटरव्यू छापता है कि जो ये शख्स है ये असल में मशरकी और मगरबी बंगाल को इकट्ठा करना चाहता है और ये गद्दार है। हालांकि अमेरिका का गद्दारी के साथ क्या ताल्लुक। ठीक उस पोस्ट की बुनियाद के ऊपर आप सोचें कि फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी गवर्नमेंट खत्म की थी, सिकंदर मिर्जा को गवर्नर लगाया था, और ही इज ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास वो कटिंग पड़ी हुई है जिसमें उसने कहा था कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने यहां खत्म करवाया। 54 सर, 54 से लेके अब तक कितने साल गुजर गए हैं। आज इमरान कहता है कि मेरी, और अबुल कासिम फजल कौन था जिसने लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर कायद आज़म के सामने खड़े होकर करारदाद के पाकिस्तान पेश की थी। वो शख्स मारे खाई हुई जिंदगी गुजरी और उसके बाद भी हो रहा। तो असल मसला ये है कि ये अभी तक चल रहा है, और ये जो माइंडसेट आपने कहा है ना, इट्स ए क्रिमिनल माइंडसेट, ये बदमाश का माइंडसेट होता है। आपने कभी देखा है किसी ऐसे आदमी को जिसने अपने खानदान के 6 दुश्मनों को कत्ल किया हो और उसको अगर उम्र कैद हो जाए तो वो कहता है मैं वापस आया तो मैं फिर कत्ल करूंगा। तो ये बेसिकली इट्स ए क्रिमिनल माइंडसेट, और क्रिमिनल माइंडसेट जो होता है उसके अंदर यही होता है कि उसके अंदर आर्गुमेंट खत्म हो जाती है और वो यही करते रहते हैं। चलिए उसमें मैं, अच्छा आपने क्रिमिनल माइंडसेट की बात कर दी, इसी मौजू को हम अगर आगे लेके चलें, एक तरफ तो हमने जो रियासती इदारों का माइंडसेट या उनकी जहनीत है, दूसरी तरफ हमारे सियासतदानों का भी, जो हमारे हुक्मरान घराने हैं, उनका भी एक माइंडसेट है। और वैसे मुबारक हो आपको, बिलावल जरदारी ने कह दिया है कि मैं तो वज़ीर आज़म बनने के लिए बेहतरीन पोजीशन में हूँ और हमारे लिए सदारत के उम्मीदवार, नेचुरल उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी हैं। यानी डैडी और बेटा, वो अगर वज़ीर आज़म नहीं बनते तो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। इसी तरह नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म नहीं बनते तो मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। तो इस माइंडसेट से क्या पाकिस्तान को किसी एक इलेक्शन के ज़रिए निजात मिल सकेगी? देखिए, मैं और आप जिस वक्त हम लोग तजिया करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे चीजें जो हैं ज़ाहिर बात ज़्यादा भूल जाते हैं, और तजियाकारों को मैं अक्सर कहता हूँ, मैं चूंकि पार्ट ऑफ दी इस गेम रहा हूँ 32 साल, मैं आपको 2 इंतहाओं में लेके जाता हूँ कि जहां पर असल में इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कुव्वत के साथ किसी शख्स का रास्ता रोकने की कोशिश की और ये नाकाम हुआ। इससे पहले इन्होंने वोटिंग में 71 में तो नाकाम, 70 में तो नाकाम हुए ही हुए थे। इधर पीपल पार्टी जीत रही थी, किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था जीत जाए। उधर जीत रहे थे, मुजीबर रहमान जीत रहा था, किसी के ख्वाबो ख्याल में। उसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि हमने पॉपुलर वोट नहीं आने देना,
और 77 में इन्होंने भुट्टो को जिस तरह उन्होंने हयात टुमन के जरिए और बाकी जगह उसको उन्होंने घेरे में लिया और उसको खौफ दिलाया, तुम मार रहे हो तुम, ये उसके साथ। लेकिन 88 में ये पहली दफा खुलकर सामने आए, और जिन जर्नलों के नाम, हमीद गुल हमारे दोस्त थे, आपके भी दोस्त होंगे। हमीद गुल साहब ने बकायदा नवाज शरीफ की झोली में सारे के सारे अंडे डाल दिए थे, आईजीआई बन गई थी। ठीक, मैं उस वक्त कोयटा का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर था, हाफिज हुसैन अहमद फतेह नसरी की सीट का। जस्टिस एस ए नुसरत वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमें फिजा का तो पता चल जाता है कि क्या करना चाहते हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि पूरी कोशिश के बावजूद 51 सीटें थी नवाज शरीफ की और 82 सीटें थी बेनजीर की, नहीं कर सके थे। औकात इनकी ये है। उसके बाद हुआ ये कि आपने बिल्कुल सही बात की पॉलिटिशियंस की, फिर पॉलिटिशियंस ने बकायदा सरेंडर करना शुरू किया। बेनजीर ने कहा मैं शहजादा याकूब अली खान को वजीर खारजा लगा लेती हूँ, मैं वीए जाफरी को फिनांस मिनिस्टर लगा लेती हूँ, इकोनॉमिक पॉलिसी भी तुम्हारी, फलानी पॉलिसी भी तुम्हारी। अब उस पर वो तिल मिलाती थी कि मैं कहाँ हूं, उस तिल मिलवाने गुलाम साहब ऊपर बैठा हुआ था। यानी आप अंदाजा करें, इतना बड़ा कंप्रोमाइज किया है कि नवाबजादा नसरुल्लाह के मुकाबले में गुलाम इसहाक खान को पीपल्स पार्टी ने वोट दिया सदारत का। यानी ये कितनी छोटा कम, अब उनको खुल खेलने का मौका मिल गया। वो इधर से बंदे उठाते थे, नून लीग को दे देते थे, नून लीग के से बंदे उठाते थे, बेनजीर को दे देते। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये खुल के सामने आए, और वो था 2002 का इलेक्शन। 2002 के इलेक्शन में इन्होंने 2 साल मेहनत की, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें, हर मेज पे एक नैब की फाइलें, इसको पकड़ उसको पकड़। आपको पता है कि नैब का जो सेल होता था, हुकूमत खाना होता था, उसके पूरी दीवारों पर काला कागज लगाया होता था, उसमें रोशनदान नहीं होते थे, और 90 दिन की आप सोचें रिगरस किस्म की उसकी कंफाइनमेंट, सोच सकते हैं 90 दिन की जो है अपना सॉलिटरी कंफाइनमेंट, कभी किसी ने सोचे। जो जेल मैनुअल कहता है कि कोई जेल सुपरडेंट किसी को 15 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं दे सकता, ये जेल मैनुअल, और आपने ये किया। उसके बावजूद जब इन्होंने इलेक्शन करवाए तो इनकी 13 सीटें कम थी, बावजूद कि एमएमए भी साथ थी। इन्होंने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से कर करा के बेनजीर को रिक्वेस्ट की, उसने 12 बंदे तोड़े, क्योंकि वो खुद कहती थी कि 13वां बंदा नहीं जाता था साथ, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। इन और शकूर और उसके बाद फैसल साले हयात और राय सिकंदर, फिर भी एक वोट कम आया। फिर आजम तारक को, स्पाई साहबा के बंदे को, उस हालात में कि जबकि वॉर ऑफ टेरर चल रही थी, जेल से निकाल के उसका वोट लिया, तब जाके जफरुल्लाह जमाली जीता। तो औकात बुनियादी तौर पे इनकी ये है। असल मसला ये है कि मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो आपने कहा नैब है या पुलिस है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सियासी इंजीनियरिंग के टूल्स हैं। लोगों को ज़बरदस्ती धौंस धांधली के ज़रिए इधर से उधर, उधर से इधर। खुद जनरल बाजवा ने हमें बताया कि मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा, वज़ीर आज़म को, कि हम हर मामले में आपके साथ हैं, लेकिन करप्शन के मामले पे नहीं। पनामा वाला मामला है, आप खुद हैंडल करें। तो क्या वही लोग, वही आसिफ अली जरदारी नैबज़दा, वही नवाज शरीफ नैबज़दा, तो क्या हमारी किस्मत में यही लिख दिया गया है कि पॉलिटिकल इंजीनियर्स जो हैं वो कायम और दायम रहें, जो डिज़ाइनर हैं सिस्टम के, और नाकामियों के बावजूद वही तजुर्बा बार बार दोहरा रहे हैं? तो हमारी किस्मत में क्या यही कुछ लिख दिया गया है कि वही शरीफ, वही जरदारी? साहब, मैं इस एक 48 घंटे रह गए हैं, मैं इस वक्त लोगों को होप दिलाना चाहता हूं, अगरचे के बहुत सारी मायूसी ऑलरेडी फैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक तजर्बा है, मेरा एक बेसिकली इसके ऊपर पूरा, मैं इसके ऊपर 10 घंटे बहस कर सकता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 8 फरवरी की सुबह 4 बजे यानी अजान, फजर की अजान तक जो करना चाहती है वो कर सकती है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग। ये जो कम से कम 5 के 6 चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ उसने बैठे हुए थे, इलेक्शन के दिन धांधली करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। जो मर्जी को बयान देता रहे, इमरान खान कहे 4 दान, ये परेड करना शुरू होंगे जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने पूरे का पूरा जो है वो पैराफर्नीलिया और सारी अरेंजमेंट उसी की हैं। इलेक्शन के दिन एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर कुव्वत पूरे पाकिस्तान में फैली होती है, और उस वक्त कम से कम और कुछ नहीं तो 30% पब्लिक जो है वो तो बाहर निकली होती है। अब 12 करोड़ वोटरों में से अब 3%, तो ये इतनी बड़ी तादाद है जिसको हैंडल करना पाकिस्तान तो क्या सारी 4-5
इलाके की फोर्सेस भी आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2 से ज्यादा 3 लोग होते हैं कि जो उस पर लगते हैं, वो भी इसलिए 1,10,000 आपकी पुलिस फोर्स है और 1,80,000 आप लेते हैं कौमी रजाकार से, जो 6 साल के बाद वर्दी पहनते हैं। उसके बाद आपके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो आपके पास आ सके और उसको संभाल सके। आपकी सारी फोर्सेस एंगेज हैं, बलूचिस्तान में एफसी एंगेज है, वहां फ्रंटियर कंस्टेबलरी एंगेज है, रेंजर्स के टोटल 90,000 लोग हैं जिनमें से 35,000 जो है स्पेयर कर सकते हैं। इनको स्ट्राइकिंग एंड पे रखा जाता है। ये स्ट्राइकिंग एंड में लाहौर में होंगे, सियालकोट में होंगे, कराची में होंगे, हैदराबाद में होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये रवात में, ये उसके बाद सुहावा में, ये उसके बाद दीना में, चलो झेलम में आ गए, ये हो गए, उसके बाद आगे जाके खारिया में, ये लाला मूसा में, इस चलते जाएं। आपको मैं शहर गिनाता, मंडी बहाउद्दीन में, रसूल में, जलालपुर जट्टा में, पन्नू आकल में, ये कहां कहां स्ट्राइकिंग एंड पे ये लोग जाएंगे। तो उस 2-3 लोग जो होते हैं, अगर उन्होंने वहां बदमाशी करने की कोशिश की, अमूमन बदमाशी लोकलाइज होती है, और लोकलाइज इसलिए होती है कि उनको गुंडों को हम तो मैं कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि पब्लिक फ्यूरी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब नामुमकिनात में से, इसलिए कि वो बराबर की सूरत है। ये सुबह 9 बजे के बाद जिस वक्त लोग देखेंगे ना हालात, होता पता है क्या है, अब आपने कभी परिंदे उड़ते देखा है? वो एक दफा देखता है, थोड़ा सा पर फैलाता है, फिर देखता है कि ये तो जाली टूट चुकी हुई है, तो फिर बाहर निकल आता है। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि 10-11 बजे के बाद पोलिंग का माहौल खराब बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब 2 खतरात हैं। कल मैं पीटीआई की शानदाना गुलजार साहबा वो फील्ड में थी, मैं उनसे पूछ रहा था, और भी लतीफ खोसा साहब से पूछ रहा था कि 2 मुझे खतरे नजर आते हैं। पहला सबसे बड़ा खतरा ये है, वो जो कि आपने कभी कैरम खेला हो, तो वो जो कैरम वाला होता है, वो जब हारने लगता है तो वो गोटियां यूं यूं कर देता है, ताकि पता ही नहीं चलता किसकी गोटी कहां चलेगी, किसकी कहां। और शतरंज में बसात जब पिछी होती तब भी। तो 12-1 बजे के बाद या 1:30-2 बजे के बाद एक खतरा है कि क्योंकि खून खराबा कराना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो बेसिकली इसको वो कहते हैं हम स्नोबॉल इफेक्ट। वो एक दफा वो चलता है तो फिर उसके बाद वो फिर उसको रोकना मुश्किल नहीं होता। उसके ऊपर मैंने उससे बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि भाई जो खून खराबा इस वक्त होगा उसको हैंडल करने के लिए तुम कर्फ्यू नहीं लगा सकोगे रात को, क्योंकि फिर रात से पहले वो थमता नहीं। आपकी बड़ी गलतफहमी है कि ये थम जाएगा, इसलिए कि इस खून खराबे की बेस के ऊपर पूरे 2 साल की एक एट्रोसिटी की हिस्ट्री है, और हर घर में, हर इलाके में लोग समझते हैं कि ये हो रहा है, और लोग बड़े कन्विंस्ड हैं। आपका फेस जो रेत की बोरियां हैं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपको सामने नहीं आते। अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर मैं जितने लोगों से मिलता हूं, अक्सर मेरे सबॉर्डिनेट रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फटीग है। वो अब थक चुके हैं, वो अब नहीं चाहते कि ये सारी सूरत हाल के अंदर आगे आए, और एडमिनिस्ट्रेटिव फटीग जो होती है वो मोरल खत्म कर देती है। वो कहते हैं जो होता है होता है, मैं अपनी जान क्यों दूं। और 30-35 हजार रुपए पे कोई ना पत्थर खाता है, ना गोली खाता है, ना अपनी जान जिंदगी की कुर्बान करता है। तो एक बात है कि इस पे तो अगर ये ना करवाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर करवाए तो मैंने कहा था कि इसको भी पीसफुल तौर पे हैंडल करें। दूसरी अहम चीज जो है, जो खौफ है मुझे, वो है कि इतने सारे जो आजाद निकलेंगे, क्योंकि 10-15 हजार लोगों को हैंडल करना बहुत आसान है। इन्होंने किया क्या है, खौफ कैसे क्रिएट किया है? इन्होंने टारगेट किए 25,000 लोग। हमने सेकेंडर को उठाना है, हमने प्रपोजर को उठाना है, हमने फला बंदे को उठाना है। बहुत आसान है। खान साहब से मैं यही कहता था कि कभी इस्लामाबाद आने की गलती ना करना। आप 5 लाख बंदा भी ले आओगे तो 5,000 बंदा आपको हैंडल कर लेगा। लेकिन जब उनको सांप को करना, अजदहा को करते हैं, पूरे फैलने देते हैं उसके अंदर, जब वो फैल जाए फिर बीच में से उसको काटा। अजदहा है ना ये सारे का, ये पूरी की पूरी। तो इसमें मसला सारा ये है कि इस वक्त ये जो 10 क्राउड होगा, और ये क्राउड थोड़ा होगा, मतलब 115-16 होंगे, इनको 115-16 को कैसे हैंडल करेंगे? कोई पतंग पे जीता हुआ है, तो कोई बैंगन पे जीता हुआ है, तो किसी पे जीता हुआ है। अब जिस तरह के बारे फैसले हो रहे हैं, बड़ी आसानी से अगर वो कह देता है इलेक्शन कमीशन कि जो पार्टी इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ती वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप किस जगह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? जिस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फैसला लिखते हुए आईने पाकिस्तान को रेफर नहीं करता, पीटीआई के आइन को रेफर करता है, वहां आप क्या तवक्को कर सकते हैं? जो अवाम की अक्सरियत है उनकी राय किसी न किसी सूरत में उसका इजहार हो, और अल्लाह करे मुल्क के हक में ये अच्छा हो, तशद्दुद ना हो, और अमन के साथ ये तमाम जो मरहला है कम से कम ये तय पा जाए। बाकी जो मंडी बाद में लगनी है, जो तिजोरियों के मुंह खुलने हैं, क्योंकि 60
65% आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं, और आपको मालूम है कि शरीफ हों या जरदारी हों, वो तो सौदे खरीदने के बड़े माहिर हैं, क्योंकि पैसे उनके अपने नहीं हैं। उन्होंने इधर ही से लोगों के टैक्सों के पैसे जमा किए में, अभी उनके वो लगाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह आपसे इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के बाद फिर दोबारा मुलाकात होगी, ताकि हम अपने तबसरों का सिलसिला, असेसमेंट का सिलसिला जारी रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी।